असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। या रब्बुल आलमीन प्लीज़ इस बार सुन ले, आप तो मेरे अच्छे दोस्त हैं ना। कोई वसीला बना दे कि पापा गाड़ी ले सकें। आप जानते हैं ना कि वो कब से लेना चाहते हैं हमारे लिए। और प्लीज़ अम्मा को उनसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत हो जाए। और वो न जाने और क्या क्या मांग रही थी, लेकिन बेजात शाह इतना सुनता ही इस पागल लड़के को नज़रअंदाज करता हुआ अंदर की ओर बढ़ गया था। वो सच में पागल ही थी, कोई बेवकूफ़ लड़की। छपक वो आगे बढ़ता कि पीछे से उभरती हुई आवाज आने पर झटके से पीछे मुड़ा था, जहां वो आसमान पर निगाहें टिकाए हुए थे कुछ देर पहले, और अब पोल में गिरी हुई थी। और अब शायद इस बेवकूफ लड़की को तैरना नहीं आता था, इसलिए हाथ पैर मार रहे थे। एक लड़का तेजी से आगे बढ़ा था। ये ग्लास डोर बंद करो, विदाशा ने कहा, जहां से अंदर का मंजर वाज़ह था। वो कोई स्कैंडल नहीं चाहता था। फिर पानी में छलांग लगाते इस लड़की तक पहुंचा और इसे यकदम कमर से थमते पानी से ऊंचा किया। हाइफा ने गहरी सांस भरी। हाथ हाथ क्या मसला है पागल लड़की, खामोश रहो। उसे हाथ पांव मारता देखकर तैश में आया। वो ये काम किसी वर्कर को भी कह सकता था, लेकिन न जाने क्यों उसने खुद छलांग लगाई थी पानी में। हाथ नहीं लगाओ, हाइफा ने हमते हुए उसका हाथ अपनी कमर पर महसूस करते हुए कहा। तो बेजाज शायद का दिल क्या किस लड़की को वहीं पर डुबा कर मार दे, और उसने ऐसा ही किया। अपने हाथ यकदम उसकी कमर से हटाए तो वो वापस पानी में गिरती हाथ पांव मारने लगे। बेवकूफ लड़की, उसे फिर से थमता हुआ वो तेज से बाहर बिठाता खुद भी बाहर निकला था। उफ, मैं तो मरने वाली थी। वो अब भी खुद से बोलती हुई अपना बिगड़ा हुआ तनफस बहाल करने में लगी हुई थी। तुम्हें कहा था ना कि यहाँ से जाओ। तुम्हें अक्ल है या नहीं? वो जो अपने मोहसन को फरमोश कर गई थी, सर उठाकर उसको देखा, जो बिल्कुल तैयार था कुछ लम्हे पहले, और अब पीका उसे सुर निगाहों से घूरा था। मेरी गलती नहीं है, आप लोगों ने पोल ही गलत जगह पर बनवाया था। वो अपनी गलती को भी उसी पर डाल गए। शट अप। बेजाशा दारा तो वो खामोश हो गई। बेजात वापस अपने कमरे में जाने के लिए पलटा। वो मिस्टर बेजाशा पीछे से उसकी आवाज़ सुनते हुए लब बिछ गया। क्या मसला है? अब मैं क्या करूं? वो मासूमियत से बोली तो वो रुक गया। नाचो, वो तन कर बोला और अंदर बढ़ गया। अब वहां पर कोई वर्कर भी नहीं था, क्योंकि सब अंदर अपनी ड्यूटी पर थे। अब बेजाशा तैयार होता हुआ निकल गया था। वो उस लड़की को भूल गया था जो भीगे कपड़ों में वहां पर बैठी थी। लोगों से मिलता वो कैमरा लग जाने की खबर पर मुतमिन होता हुआ सफीशा की आंखों को सिग्नल दे चुका था। अब उसे जल्द से जल्द इस दावत का इत्माम करना था कि काम हो गया था उसका, इसलिए खाना लगवा दिया गया था। उसने इंटरव्यू दिए और लोगों से मिलते हुए तस्वीरें बनवाई। हाय हैंडसम, अदा जाफी इस तक आती उसके बाजू के गिर्द बाजू बांधती हुई अदा से बोली, और बेजात ने झटके से अपना बाजू चढ़वाया। जाफरी साहब, मुझे लगता है कुछ हाथ सिखाया नहीं आपने अपनी बेटी को, या वो मुझसे वाकिफ नहीं है अच्छे तरीके से। वो बोला तो जाफरी और अदा का चेहरा तजली के साथ शुरू हुआ। बड़ी महफिल में यह हरकत उनकी इज्जत खराब करने के लिए काफ़ी थी। और फिर बेजाज शाह ने रास्ता बदल लिया और लोगों को अलविदा करने लगा। भाई वो भी आया है। सफीशा गुस्से से पागल होने को था। होश में रहो सफ़ीर, बेजाज शाह ने सफीशा को गुस्से से पागल होते हुए देखते हुए कहा। मैं उसे जान से मार दूंगा भाई, वो कातिल है। वो जब भी सामने आता है मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। सफीशा ने गुस्से से शुरू होती हुई निगाहों से सामने मौजूद शख्स को देखा जो सबसे मिल रहा था। यकीनन वो बेजाज शाह और सफ़ी शाह से अनजान था, नहीं तो इस दावत में कभी ना था। लेकिन वो जानता नहीं था कि वो वहां खुद नहीं आया, बल्कि बुलाया गया था। होश में रहो, अपने कमरे में जा। भाई शाह जाओ, ये मेरा हुक्म है, बेजाद ने कहा। तो सफ़ी शाह शोलाबार निगाहों से सामने मुझे शख्स को देता हुआ चला गया। लेकिन बाहर पुल के पास किसी लड़की को देता हुआ उसने फौरन बेजाद को फ़ोन किया। भाई, ये पुल के पास कोई लड़की मौजूद है, हो सकता है वो आपके कमरे में जाने की कोशिश करे। क्या मैं उसे पकड़? बेदाशा के दिमाग में इस लड़की और कुछ लम्हे पहले का मंजर घुमा। डैम इट, नहीं तुम जाओ, मैं देख लेता हूं। बेजान ने काल कहते हुए काल काटी और सबको अलविदा करने लगा। कैसे हैं मिस्टर बेहजाद? उससे पहले कि वो जाता वो शख्स उसके पास आया। बेहजाद शाह की तरक्की देखते हुए उस शख्स के दुश्मन ने उससे हाथ मिलाने के हवा थे। वो तो फिर दौलत का नशा करने वाला शख्स था, कैसे ना आता। आई एम फाइन, बेहजाद शाह ने कातलाना मुस्कुराहट के साथ कहा। कुछ बात हो सकती है? नहीं, अभी मैं कुछ मसरूफ हूँ, बेहजाद शाह ने कहा और अपने कमरे की तरफ बैठ गया। सदफ, हाइफा कहाँ है? पता नहीं सर, मुझे पूरी दावत में नजर ही नहीं है। मैंने भी नहीं देखा उसे, गाजी ने कहा। सर, हो सकता है कि वो चली गई हो। उसे ये दावत पसंद नहीं आई थी, सदम ने कहा। तो गाजी ने उसकी हामी बड़ी। वो फिर भी इंतजार करते रहे, लेकिन जब वो जगह खाली होने लगी तो उनको यकीन हो गया कि वो जा चुकी है, इसलिए खुद भी वहां से निकल गया। वो कामती वहीं पर बैठी थी, जा भी नहीं सकती थी। इस हुलिये में बाहर उसका फराक चिपक चुका था उसके जिस्म पर। उसने वो शिफॉन का दुपट्टा लिए ही अपने गिर्द ओढ़ रहा हुआ था और होंठ नीले पड़ चुके थे। बिजाज अपने कमरे से ही बाहर आया, उस लड़की को देखा जो वहीं पर बैठी हुई कांप रही थी। उसे यकीन हो गया था कि दुनिया में सामने मौजूद लड़की से ज्यादा कोई बेवकूफ नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है मिस हाइफा, वो नाम तो उसका जान ही ले गया था। अब तो वो झटके से उठ खड़ी हुई थी। क्या सब जा चुके हैं? बिल्कुल,
बेजाद शाह ने इसको देखा और अपनी निगाहों का मरकज बदल लिया, क्योंकि चांद की रोशनी इस लड़की पर ही पड़ रही थी, जो इसे हसीन तो पता नहीं लेकिन पुरकशिश जरूर बना रही थी। उसे लड़की पर तैश आया, यहाँ अगर कोई वर्कर होता तो उसका यूं देखता। उसे सख्त निगाहों से वापस लड़की को देखा। शाह। वो मुड़ा था वापस अंदर किसी को बुलाने के लिए। जब उसकी आवाज़ से उसके कदम जकड़ लिए, वो झटके से पीछे मुड़ा। मिस्टर शाह, क्या आप मुझे फेवर दे सकते हैं? माना, मैंने आप पर आर्टिकल लिखा था, लेकिन आप जानते हैं कि उसमें कुछ भी गलत नहीं था। खैर, ऐसी छोटी छोटी बातें तो हो ही जाती हैं। आप मुझे अपना दुश्मन समझते हैं और मैं भी, लेकिन मुश्किल में तो साथ देना चाहिए ना। और वैसे भी आप लोगों के घर का नक्शा मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं है। पोल गलत जगह पर है, तो मेरी इसमें कोई खास गलती भी नहीं थी, तो आप शट अप। वो इस लड़की से संजीदगी की उम्मीद रखता था, कम से कम इन लम्हों में तो, लेकिन वो अंदर से टावल लाते हुए उसे दिया। अब तुम्हारी जुबान चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरे साथ। अब क्यों? आपके साथ क्यों? वो डर कर उछली थी। बेजाद शाह को लगा कि वो अपना जब्त खो देगा, उस लड़की को वापस पोल में गिराकर मार देगा, इसलिए आगे बढ़ा तो वो भी उसके पीछे हुई कि इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी उसके पास। मैं वर्कर को भेजता हूँ, कपड़े सुखा देगी तुम्हारे, और तब तक मैं क्या पहनूंगी? वो बोलती हुई लब दांतों तले दबा गई थी। उफ, उसे ज्यादा शर्मिंदगी और सबकी उससे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। शाह। वो सफ़ी शाह के तेज से बढ़ते हुए कदम पल में थमे थे और चेहरे पर गैसो गजब लिए झटके से मुड़ा। आइंदा मुझे इस नाम से मत बुलाना महाफैज, इतनी हसीयत नहीं है अभी तुम्हारी। वो पल में उसे जलील वार रसवा कर गया, और ये वार महाफैज के दिल पर लगा था। सफ़ी शाह का पहला वार, और ना जाने अभी कितने बाकी थे। उसके बाद सुनने बगैर लंबे डग बढ़ता हुआ बाहर निकल गया, जो उसे कहने लगी थी कि उसे बाहर निकलना महफूज नहीं, कि ऐसे बाहर निकलना महफूज नहीं। सिसकी बढ़ती हुई रह गई, आंसू रगड़कर साफ किए और आईने के सामने खड़ी हुई कि नकाहत का एहसास मुंह जोर हुआ था उसके सामने, तो वो सब फरमोश किए हुए थे, सिर्फ खौफ जैसे एहसास के जरिए असर थे। वो बटा जैसे ही उतारकर ब्रश थमा, उसकी निगाहें आने में पड़ी, अपने गर्दन पर देते उसका चेहरा फिर से बिगड़ने लगा, जहाँ उसकी वहशत के वाज़ेह निशान थे। उसके शोहर का पहला लम्ब। उसका दिल धड़कर पागल होने लगी, हाथ पर आ गया तो वो भागते हुए बाहर निकल गए। दुआ दें उसे, और दोबारा तबीयत खराबी पर मुझे मत बताइएगा। वो सर से लाजे में कहता हुआ बाहर निकल गया, और कुछ देर में माँ को आते देखकर मुलाजमा ने उसे देखा, जिसने सफेद जोड़े पर ढीला सा हिजाब कर रखा था। आपा, किसी को आपने देखा? जी, वो दुआ का कहकर गए हैं। आपा चूंकि उनकी सालों की मुलाजमा रही थी, इसलिए उसे बताती बोली तो वो सर हिला गया। वो वाकई काफ़ी असर रसूख रखता था उनकी सालों से मौजूद मुलाजमा, और गार्ड को भी बिल्लाप पे सलाकर या फिर शायद खौफजदा करके अपनी तरफ काट गया था। हाँ, लोगों को खौफजदा करने के अलावा उसे आता ही क्या है। वो नाश्ता करने लगी। माही आपा ने उसके सामने बैठते हुए से मुहातब किया, लेकिन वो सर न उठा पाई। क्या ये निकाह पसंद का है? वो बोली तो माह ने जड़ से सर उठाया। क्या उस उन्होंने ऐसा बोला? नहीं। वो नजर चुराते बोली, क्या बताती कि वो कितने बुरे तरीके से पेश आया था और हाथे से ही उखड़ गया था उसकी तबीयत का सुनकर। माह ने बिना जवाब दिया खामोशी से नाश्ता किया और दुआ ली। उसे कॉलेज जाना था कि हफ्ते से वो घर पर पड़ी थी। कॉलेज जाते ही उसने वाहिद दोस्त को ढूंढा था जो क्लास में वहीं बैठी हुई नजर आए। ईशा। ईशा ने हाथ हिलाकर उसे बुलाया और दोनों साथ बैठ गए। तुमने कब से हिजाब करना शुरू कर किया माह? ईशा ने हैरत से पूछा। बस आज दिल किया तो, वो अफसुदगी से मुस्कुराती बोली। तो ईशा ने कांधे उचका दिए। लेक्चर के दौरान ईशा को बिल्कुल भूल गए थे। पढ़ना उसका पैशन था, लेकिन जब वो परेशान होती थी सब कुछ पीछे रह जाता था, बहुत पीछे। तुम्हारे बाबा कब आ रहे हैं? ईशा ने पूछा। मैं भी तो यही पूछना चाह रही हूँ ना उनसे। वो तेजी से बैग से फोन निकालते हुए बाप का नंबर मिलाने लगी, जो 10वीं बेल पर भी नहीं उठाया गया था, और ऐसा पहली बार हुआ था। बाबा कॉल नहीं उठा रहे तो भाई को कर लो। नहीं, माँ ने तेजी से सर नफी में हिलाया। तुम मुझसे डरती क्यों हो इतना? पता नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करते। वो सामने आते हैं तो मेरी सांसें उखड़ने लगती है। वो मुझे बेहद खौफजदा कर देते हैं। बाबा की गैर मौजूदगी में मुझे लगता है कि वो मुझे छोटी गलती पर भी मारने से गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन मुलाजमों की वजह से शायद रुक जाती हैं। वो सर झुकावे दर्द से बोले। ऐसा क्यों करते हैं वो? ईशा दिलचस्पी लेती हुई बोली। वो मेरे सुतेले भाई है ना? वो बेध्यानी में बोल गई। क्या? ईशा को आज पहली बार पता चला था। मैं चलती हूँ ईशा, ड्राइवर आ गया है। और ड्राइवर की कार सुनते हुए उठ गई तो ईशा ने भी कांधे उचकाया। नदीम चाचा, आपकी ड्राइवर से बात हुई? नहीं बेटा। वह खामोश होगी। इसका दिल अजीब से एहसास के तहत धड़क रहा था, जैसे कुछ गलत था उसके साथ हो गया हो। वो धड़कते दिल के साथ दरवाजे के पास रुकी और अंदर दाखिल हुई, लेकिन घर में मुलाजमों का जम्मे गफीर बांधा हुआ था और तेजी से आगे बढ़े। भाई, अशरफ फैज ने मुड़कर उसको देखा। क्या हुआ? सब इकट्ठे क्यों हैं? वह खामोश रहा, उसे सख्त निगाहों से घूरता रहा। डैड अब हमारे दरमियान नहीं रहे, जाओ जाकर कपड़े बदल लो, लोग आ जाएंगे तो मौका नहीं मिलेगा। क्या बकवास है? आपको पता है आप क्या कह रही हैं? वो पहले तो कितनी लंबे सुन खड़ी रही थी, लेकिन अशर के इस तहमल अंदाज पर उसको मजाक समझवी चाहिए। आवाज आहिस्ता और दफा हो, सामने से जो कहा है वो करो। अशर फैज क्रोफर से कहता हुआ बाहर निकल गया, जबकि वो मुलाजमों की शक्ल देखने लगी। आप सब क्यों खड़े हैं?
وہ تو यूं ही मजाक करके गए हैं ना। मुलाजमों ने हमदर्दी से उसे देखा। भला अशरफ फैज जो उनके जूते के बराबर रहता था, कहाँ उनके साथ कोई मजाक काट सकता था। वो सही कह रही हैं, मुलाजमा ने कहा। तो वो आगे बढ़ी और फिर एम्बुलेंस की आवाज़ आना बंद होगी और लोगों का मजमा बढ़ने लगा और वहीं पर सीढ़ियों के पास खड़ी रही और देखती रही। किसी डेड बॉडी को लाकर रखा गया था। कौन है ये? वो लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ती हुई बोली, आपके डैड है माँ बीबी जी। मुलाजमा बोली और सब मुलाजमों ने उसकी तस्दीक की तो वो उन्हें देखती रही और फिर होशा हवा से बेगाना होती वहीं पर गिर कर पड़ी कि सीढ़ियों पर लगी हुई रेलिंग माथे से टकराई और खून जमीन पर बहने लगा। क्या मुसीबत है, क्या अजाब है ये औरत। अशरफ फैज को पता लगता तो वो आप बगोला होता, उसे देखता हुआ दबा दबा से चलाया, कमरे में पहुंचाओ उसे, बस मरने ना देना। वो कहता हुआ फिर से लोगों की हमदर्दियां बंटवाने लगा जो उसके बाप के मरने पर उसे दे रहे थे। अच्छा था मर गया, वैसे भी आधा पैसा तो जुए में लगाकर जाया कर रहा था। वो फोन को कान से लगाता हुआ बोला। सफीर शाह और बेजाद शाह बस बैठे हुए तमाशा देख रहे थे। भाई हमें आगे क्या करना है? आगे हमें और भी मोहतात होना पड़ेगा क्योंकि शख्स के ताल्लुकात माफिया से हैं। बेजाद शाह सिगरेट फूंकता हुआ बोला। तो हम नहीं डरते भाई, आराम से शाह, हम सब सोच समझ कर करेंगे। हमारी एक गलती हमारे लिए कितने बड़े नुकसान का पेशे हेमा हो सकती है। वो फैज शाह के मरते वक्त बोले जाने वाली लम्हात को जेब में लाते हुए बोला। क्या उनकी बहन वाकई? उसके आगे वो सोच नहीं पता था क्योंकि वो तो अपनी बहन की मौत का शोक हर रोज से मनाते थे। हमें वहां से माह को निकलवाना है। वो जाने लगा जब बेजाद शाह की आवाज सुनते चौंका और फिर तेजी से पीछे मुड़ा। क्यों? क्यों का क्या मतलब है सफीर शाह? वो बीवी है तुम्हारी और तुम जानते हो कि वो शख्स किसी का नहीं है ना, वो उसका भाई है, सुतेला ही सही। हम उस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो वहां से अपनी बीवी को निकलवाओगे? बीवी और नकाह का मतलब समझ आता है तुम्हें? और मत भूलो कि तुम्हारा फैसला था भाई। मैं ये बात कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा कि वो मेरी बीवी है। खामोश रहो। तुम जानते हो कि अब वो पर वहां पर महफूज नहीं है। अशरफ फैज उसे पसंद नहीं करता, लेकिन फैज शाह की वजह से अब तक माँ फैज का नाम का कांटा उसको अपनी जिंदगी में रखना पड़ा, लेकिन अब वो आज़ाद है। बेहतर यही है कि जैसे ही उसे नाम दिया गया उसे वैसे ही बाहिफाजत निकालो भी वहां से। पिता शाह कहता हुआ उठ गया तो सफी शाह ने होंठ बीचे। बेताज चंद ने अपनी अलमारी खोली, अपनी नई टी शर्ट लड़की को दी और ऐसा उसकी 29 साल जिंदगी में पहली बार हुआ था कि बेताज चंद ने अपनी कोई चीज़ किसी को दी थी। वो फौरन वाशरूम में चली गई थी कि उसे घर जाना था। अब के उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बेताज चंद निकल गया था और फिर फौरन ही एक लड़की अंदर आई जिसने बिना कुछ पूछे उसके कपड़े अच्छे हाथ से सुखा कर दिए थे। तो वो फौरन पहनती बाहर निकली और अपना हिजाब उतारकर उसको दिया। हाइफा अपने बाल सुखाने लगी जब दरवाजा खुलते हुए बेताज अंदर दाल हुआ और दोनों के हाथ थमे थे। हाइफा सिकंदर के अपने बालों में और बेजाद शाह के दरवाजे पर। वो भूल गया था कि इस वक्त उसके कमरे में कोई सिनफे नाजुक मौजूद है। उसके बालों पर एक ही निगाह डाली थी बेजाद ने जो कमर से नीचे तक थे और खूबसूरत थे बिलाशुबा, लेकिन फिर फौरन दरवाजा बंद करता हुआ बाहर निकल गया कि उसने इस लड़की को अब तक बेहिजाब नहीं देखा था। हाइफा का चेहरा सुरह पड़ा उस लड़की से अपना हिजाब पकड़ा जो तकरीबन सूख गया था और तेजी से उसकी शर्ट वहीं पर रखते बाहर निकल गए। वह जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन बाहर खामोशी देती उसकी आंखों में मोती चमके थे। सदफ और शफीक अंकल उसे छोड़ गए थे। अब वो कैसे जाएगी? अम्मा को क्या जवाब देगी? वो डर गई थी। उसका दिल क्या कि दाड़े मार कर रोए, और वो ऐसी ही तो थी, छोटी छोटी बातों पर रो देने वाली। और आंखों से आंसू गिरने लगे और वो बाहर निकल गए। वो गेट पर खड़ी अब जारू की तरह रो रही थी। रात के 11 बज रहे थे। इस वक्त तो वो बाहर कभी नहीं निकली थी और ना उसे निकलने दिया था सिकंदर साहब ने। वो क्या बताएगी उन्हें? उसका दिल धड़का। बेजाद से रोते हुए बाहर निकलता देख लिया था, इसलिए उसके पीछे जाकर अपने कदम रोके। ड्राइवर को बता दो कि वो छोड़ देगा तुम्हें घर। आपके उसके लहजे में नरमी थी कुछ, लेकिन सर मेरी अभी बरकरार थी। नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो सूसू करती बटे से नाक साफ करती हुई बोली। मिस हाइफा, वक्त काफी हो गया है। वो ना चाहते हुए बोल पड़ा। शायद उसकी जगह कोई उसकी क्लास की लड़की होती तो वो मुड़ का देखता भी नहीं, लेकिन सामने मुझे लड़की रो रही थी और बेजाद शाह कहाँ लड़कियों को रोते देखता था। जाओ बिलाल, छोकर आओ, उसने ड्राइवर को कहा। तो हाइफा ने हल्की सुजवी सुरह निगाहें उठाकर उसको देखा। मैं किसी पर कैसे भरोसा? बेजाद शाह ने छोटी सी लड़की को देखा और फिर हाथ आगे किया तो बिलाल ने गाड़ी की चाबी उसे दी और हैरान सा वापस पलट गया। मुझ पर भी भरोसा नहीं करती तो घर फोन कर लो। वो गाड़ी में बैठता हुआ बोला, लेकिन चंद सानिया सोचने के बाद हाइफा बैठ गए। अब तक उसकी मदद के सहारे थी, इसलिए अब भी बैठ गई और दुपट्टे से दोबारा नाक साफ किया। बेजाद शाह के माथे पर बल पड़े। घर में कौन कौन रहता है तुम्हारे? जी? हाइफा ने उसे मुड़ते हुए देखा। भाई है तो उसे बोलो कि तुम्हें बाहर आकर ले जाए, घर के आगे नहीं उतारूंगा मैं। वो बोला तो हाइफा ने सर हिलाया। उसकी इतनी एहतियात पर हाइफा की आंखों में तशक्कुर के रंग दिखे और फिर बैग से फोन निकालते अंस का नंबर मिलाया। जी अपिया। अंस, तुम बाहर आ जाओ गली तक। क्यों, क्या हुआ? आप रोई हो? क्या हुआ मुझे बताओ। अंश जो देर रात तक पढ़ता है कि इम्तिहान सर पढ़ते फौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ। अपनी बहन से जितनी लड़ाई और नाराजगी सही, लेकिन वो दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। कुछ नहीं हुआ, प्लीज जल्दी आ, वो बोली।
दूसरी तरफ की आवाज़ भी बेजाद शाह को बखूबी सुनाई दी थी। यहाँ से राइट। वो बताने लगी, बेजाद आई एम सॉरी और थैंक यू। वो कहते हुए गाड़ी से उतर गई और बेजाद शाह ने सामने खड़े इस कमजोर से लड़के को देखा जो अपनी बहन को देखता फौरन उसकी तरफ बढ़ा था और फिर उस पार से कंधे गुजारता हुआ उसे हंसा मिलता हुआ झुक कर तशवीश में न जाने क्या पूछ रहा था। वो मुतमिन होता हुआ गाड़ी रिवर्स करने लगा था। आज बेजाद शाह ने पहली बार किसी सिनफे नाजू को लिफ्ट दी थी। उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर पहली बार कोई लड़की बैठी थी। ये मर्तबा हाइफा सिकंदर हासिल कर चुकी थी। उसकी सीट पर निगाह दौड़ी तो उसका बैग वहीं पर मौजूद था जो उसके फोन निकालते वक्त अपने साथ सीट पर ही रखा था। बेवकूफ़ लड़की, उसने आज तक इतनी लापरवाह लड़की नहीं देखी थी। लेकिन वो क्यों उसे घर तक छोड़ने आया था वो नहीं जानता था, बिल्कुल भी नहीं जानता था। दिन यूं ही तेजी से गुजर रहे थे। इन सब में बेजाद की मुलाकात इस लड़की से नहीं हुई थी। उसका बैग बेजाद शाह की गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ा रह गया था जिसे हाइफा ने पागलों की तरह ढूंढा था। लेकिन उसका गम खत्म नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें उसके फेवरेट ग्लोव्स और एक इकलौता महंगा परफ्यूम था। क्या खबर है शाह? उसने एपी पर उंगली रखते हुए इस्तफसार किया। वो निकल चुका है। स्ट्रीट एफ फ्लैट नंबर 3। बिल्डिंग के कैमरास हैक करो फौरन। उसे तेजी से हुक्म दिया तो सफ़ी के साथ वहाँ पर मौजूद टीम अपना काम तेजी से करने लगी। डन। सफ़ी शाह की आवाज़ गूंजते ही उसने सफ़ेद हुड को सर पर पहना और बिना मास्क लगाए हुए अंदर दाल हुआ। अब वक्त आ गया है फैजा के तुमसे रूबरू मिला जाए कि सालों तुम्हें ढूंढने में लगाए हैं। वो फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ और जेब में लगा हुआ कैमरा ऑफ कर दिया। और ऐसा पहली बार हुआ था। भाई भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। सफ़ी चलाया था क्योंकि राब्ता मुनक़िद हो चुका था। बेजाद शाह ने बैल बजाई और इंतजार करने लगा और दरवाज़ा खोलने वाला पल में ठड़का था। कौन? बेजाद शाह के चेहरे पर इस्तज़ाया मुस्कुराहट फैल गई। खून की कशिश लगता है खत्म हो गई है चाचा जान। नहीं तो बेजाद शाह को तो दुनिया जानती है। वो कहता हुआ अंदर दाल हुआ लेकिन सामने मौजूद नीम पढ़ाना औरत को देखते हुए हराम मशरूब पीते देखकर बेजाद शाह की आंखों में नफरत इस चीज के लिए और बढ़ गई। बाहर निकलो। फैज शाह चिल्लाया था। इतने सालों बाद अपने भाई के बेटे को देते हुए बुझका ही तो रह गया था। इतनी जल्दी क्या है? बेजाद ने टांग पर टांग रखते हुए तेजाब की बोतल को बैग से निकाला तो वो औरत इस धूलिये में बाहर निकल गई। फैज शाह के कदम भी बाहर की तरफ बढ़े थे। उससे पहले कि वो भागता बेजाद ने दरवाजा लॉक करते हुए घसीटते हुए उसके कमरे में लेकर जाते हुए दिखा दिया। फैज शाह इस उम्र में उसकी मजबूत जिस्मत का मुकाबला न कर पाया था। तो आपको लगता था कि हारून शाह का खून कभी आपके रूबरू नहीं होगा? ऐसा कैसे सोच लिया आपने कि इतने गुनाहों के बाद? मोजिस चचा जान, क्या बकवास कर रही हो अशर? अपने बेटे के नाम की गिद्दड़ बगिया मुझे मत दे। बेजार शाह हूँ मैं, उसको भी तब का मार देता लेकिन किस्मत अभी उसका साथ दे रही है। तो बताएं क्या कर लिया था इतनी दौलत का? क्योंकि अगले चंद लम्हों में आपकी दौलत, आपका इलीगल धंधा, आपकी माफिया से ताल्लुकात, आपके नक्शे कदम पर चलता हुआ आपका बेटा और आपके सोर्सेज किसी काम नहीं आएंगे। बेजार शाह ने कदम आगे बढ़ाए और बिल्कुल उसके सामने जाकर ठहरा। फिर शाह आपे से बैठ होता हुआ खड़ा हुआ लेकिन बेजार शाह ने टांग पर फायर करते हुए उसे खड़े होने से कासिर कर दिया। तुम ऐसा नहीं करते थे? अच्छा क्यों? बेजार शाह ने उसके पास बढ़ते हुए कहा तो तब से चेहरे पर मौजूद ठंडे ताजा पल में बदले। चेहरा खतरनाक हद तक सुर पड़ गया और दिमाग की नसें उभरने लगी कि इस वक्त वो अपने चचा के कातिल के सामने मौजूद था। कि इस वक्त वो अपने बाप के कातिल के सामने मौजूद था। तुम्हारे बाप को मैंने मारा था लेकिन